Good morning, students. Today we are going to study about chapter number 1, part 5 and electric graphical representation of electric field. तो बच्चों हमारे लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ा था, राइट? और मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एच में दिखती कैसी है, how is the appearance of your electric field lines. So here I have taken a positive charge Q, right? अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ग्रेजुअली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इज ऑलवेज गोइंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव इन टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से आपने एरो का साइज देखा, आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़ा है और यहाँ से छोटा होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता है। कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर के क्यू को कांस्टेंट मान लो तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इनवर्ट डायरेक्शन में जाता है। तो सारे एरो देखो इसके अंदर घुस रहे हैं, ओके, अंदर की ओर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर की ओर जाएगा। यहाँ पर भी मैंने यही चीज की है, यहाँ के एरो जो है वो बड़े हैं, बाहर के एरो छोटे हैं। इसका रीजन यही है कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर क्या होता है? प्लस और नेगेटिव ये अलग अलग चार्ज नहीं है, फिर से डाइपोल एक सिस्टम है, राइट? तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में जा रहा है। ये पॉजिटिव से बाहर की ओर जा रहे हैं, बाहर की ओर भी जा सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में हो सकता है। पर यहाँ पे देखो एक कर्व लाइन है, ये लूप है एक, ओके। और यहाँ पे जो नेगेटिव है वहां से वो अंदर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में नहीं आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह नहीं होता है। यहाँ पे क्लोज लूप बनती नहीं है। हम आगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं ये चीज, पर अभी भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म होगी नहीं। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस एंड डाइपोल। इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कभी। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के साथ। कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था ड्यू टू डाइपोल? एक था 2kp बाय आर क्यूब और दूसरा था kp बाय आर क्यूब। तो kp बाय आर क्यूब डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब के साथ, राइट? डिस्टेंस के क्यूब के साथ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एनी 4 पूछते हैं, मैंने आपको यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी बताई है, आप कोई भी 4 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड कर्व विदाउट एनी ब्रेक। वो एक कंटिन्यूअस होती है, कहीं पे बीच में ऐसा रुकावट नहीं होती, वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहेगी, नियर द चार्ज स्ट्रॉन्ग होगी बट धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, पर बीच में कहीं भी वो जीरो नहीं होगी, वो कंटिन्यूअस होगी, ओके। सेकेंड, tangent at any point will give you the direction of electric field. Tangent means what? For example, this is an electric field line of a dipole, right? I need to find out electric field at this point, then what I'll do? I'll draw a tangent over here. तो कहीं पर भी आप टेंजेंट बनाओ, सपोज यहाँ पे मैंने टेंजेंट बनाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अगर मैंने यहाँ भी बनाया, इधर बनाया, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन चाहिए होती है तो आप टेंजेंट से पता कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ अंदर जा रहा है। मतलब इस साइड जहाँ पे एरो है वहां पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है और जहाँ पे से ये आया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछता है और 2 मार्क में प्रूफ प्रॉपर्टी पूछता है। ये क्वेश्चन क्या है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। आपने देखा होगा यहाँ पर कई बार आपने देखा कि मैंने इंटरसेक्ट किया है किसी लाइन को, कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसका रीजन है लॉजिकल, जो भी मैंने इसके लिए मैंने पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो उसका रीजन मैंने दिया है। सपोज ये 2 लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करेगी, तो क्या होगा? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको 2 डायरेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? क्योंकि आप 2 टेंजेंट बनेंगे एक ही पॉइंट पे, इस लाइन का एक टेंजेंट बनेगा और इस लाइन का एक टेंजेंट बनेगा, 2 टेंजेंट बनेंगे। तो एक ही पॉइंट 2 डायरेक्शन में एक साथ कैसे जा सकता है? नॉट पॉसिबल। सो बिकॉज ऑफ दैट 2 लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज अ 2 डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट?
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एज दे मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। वो तो हमें पता ही है, हमने यहाँ पर ही पढ़ लिया कि जिस जिस तरह से हम लोग चार्ज से दूर जाते जाएंगे वो रिड्यूस होता जाएगा, पर कौन से प्रपोर्शन से, 1/r² से सिंगल चार्ज के लिए, और डायपोल के लिए 1/r³ से। तो यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, ये इसी का एक पार्ट है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो नजदीक होगी तो यहाँ पे क्या डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर ज्यादा फैलता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। जो फैलेगा ना, फैलेगा तो एट डिस्टेंस r लार्जर देन द डिस्टेंस नियर बाय, वो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, वहां पे कम होगा, उसके लिए उसकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, कम होगी। सिंपल है। सिक्स्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, मतलब वो पॉजिटिव में जाकर नेगेटिव में गई और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में आई, ऐसा नहीं होता है। वो वन डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, दैट्स ऑल। ये क्लोज लूप फॉर्म करती नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये जो प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से। तो आप इसका नोट्स लिख सकते हो इफ यू वांट, प्लीज टेक इट डाउन। Then we will move further towards the electric flux। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको फ्लक्स समझाता हूं। ओके बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया खत्म ये टॉपिक, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको है ना फाई से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? फाई से। Now, first of all, I'll tell you the definition. So from definition you can correlate the things which I mean to say. तो सबसे पहले it is defined as the number of field lines passing through unit cross section normal to the surface। नॉर्मल टू द सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन सरफेस। मतलब इसका क्या हुआ समझाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यू चार्ज है, राइट। अब क्यू चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ऐसे 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 वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपांड करेगा अपने। अब कहीं पर भी आपको, सब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ करोगे, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस फील्ड लाइन, इस एरिया में से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो उसका क्या देगा, फ्लक्स का वैल्यू देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपने चार्ज के नजदीक एक क्रॉस सेक्शन लिया है, वही क्रॉस सेक्शन अगर आप इतना दूर लो, सेम क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से निकलने वाली फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में ही लिखा था, एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। यहाँ पे नजदीक जितना बनाओगे उतना ज्यादा फील्ड लाइंस मिलेगी आपको। तो ये जो होता है वो फ्लक्स है, और आपको वही फ्लक्स लेना है जो इसके नॉर्मली पास हो रहा हो। यहाँ पे साफ लिखा है पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। Flux phi is equals to E into A, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, इसको कहते हैं फ्लक्स, ओके। अब मैं ये मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, और ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये एरिया का नॉर्मल है, एक है। अब एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्मली पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स का वैल्यू होगा E into A। बट व्हाट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड? इंक्लाइंड के लिए क्या होगा, फॉर फील्ड, मतलब आपका क्रॉस सेक्शन तो ऐसा ही है, समझ,
ये ऐसे ही जा रहा है, ओके। पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहां पर मैंने जैसे डेफिनेशन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, नॉर्मली तो ऐसे होता है, तो अब क्या करेंगे, तो डेफिनेशन में तो वही लेना पड़ेगा जो बोला गया है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देखो ये जो है ना इसके बीच के एंगल थीटा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंक्लाइन जा रहा है, तो अब क्या करो, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना उसके कंपोनेंट ले लो। एक ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा वो ई साइन थीटा आएगा, क्योंकि इसके पास थीटा नहीं है, और इसके पास जो थीटा है और यहाँ पर इसका कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट को ले सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के नॉर्मल के डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो ई कॉस थीटा जितना है। तो फ्लक्स में हम क्या लेंगे भाई, ई कॉस थीटा इंटू ए, राइट। अब देखो यहां पर एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और उसके बीच में इनके साथ cos थीटा आता है, तो हमने 11th में पढ़ा था, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसको लिखा जाएगा ई डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होती है तो ये जो क्वांटिटी मिलती है हमें डॉट प्रोडक्ट के साथ, वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया बच्चों। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखा हमने खुद डिराइव कर लिया कि यहाँ पे cos थीटा आता है और दोनों के बीच का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर मल्टीप्लाई ओवर करके अगर आपको स्केल जो भी देगा, डॉट प्रोडक्ट हो रही है दोनों के बीच में, तो आपको स्केलर ही देगा। ये हमें पता है, 11th में हमने ये चीज पढ़ी थी, ओके। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फ्लक्स मैक्सिमम, मिनिमम और ये सब कैसे होता है, राइट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा आपको, बहुत सिंपल है, जब आपका थीटा का वैल्यू जो है, यहां पे जो थीटा है, थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होगा 1, और आपको मिलेगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, जो होगा मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ये कौन सा केस है, तो अभी जो मैंने समझाया था वही केस कि आपका नॉर्मली पास हो जाए, ये वाला केस, दोनों एक साथ ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों, ओके ठीक है। दूसरा केस है मेरे पास फॉर जीरो फ्लक्स। जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स कब होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 90 होता है 0, राइट। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। अब ये कौन सा केस है, तो फील्ड लाइन से ऐसे ही जा रही है, पर आपका जो प्लेन है ना वो लेटा हुआ है, मतलब ये एरिया का वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90। प्लेन ऐसा है और फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एक भी फील्ड लाइन के अंदर पास होगी, ऐसा होगा, ऐसे जा रही है तो मैक्सिमम जाएगी। पर ये प्लेन लेटा हुआ है, प्लेन लेट गया है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो प्लेन है वो इस तरह से, प्लेन ऐसे जा रही है तो इसके अंदर थोड़ी ना कोई घुसेगा, ये तो थिकनेस है, नेग्लिजिबल होगी, ऐसे है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होगी। समझ में आया बच्चों। तो ये था जीरो फील्ड, ओके। और दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लक्स कितने तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। अब फ्लक्स का यूनिट, हाँ ये तो रह गया, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा भाई, ऐसा यूनिट। तो फ्लक्स का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो फोर्स के टर्म में E इज इक्वल टू क्या था, F बाई क्यू, याद है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू F बाई क्यू, याद है, फोर्स का क्या न्यूटन और क्यू का क्या कूलम, तो फॉर्मूला क्या होगा न्यूटन पर कूलम। एरिया मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका, डायमेंशन फॉर्मूला।
क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? देखो न्यूटन का क्या होता है, मतलब फोर्स, न्यूटन मतलब क्या, फोर्स, तो m1 L1 T-2, इसका मीटर स्क्वायर है मतलब ये होगा L2। नीचे कूलम है, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू IT, I मतलब करंट, करंट मतलब A1, टाइम, टाइम मतलब T1। तो क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला भाई, m1 L3 T-3, ये ऊपर जाएगा, -2 ऊपर, 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा 1331। इसको याद रखने के लिए फर्स्ट 2 प्लस सेकंड 2 माइनस, MLTA फॉर्मेट तो सेम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, MLTA इज फॉर्मेट। 1331 फर्स्ट 2 प्लस सेकंड 2 माइनस, पहले 2 प्लस है बाकी के 2 माइनस, इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपको डिराइव करना है तो डिराइव भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो बच्चों समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कब मैक्सिमम होता है, डेफिनेशन क्या है, किस तरह से फॉर्मूला डिराइव होता है। प्लीज आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको फ्लक्स का जो डेरिवेटिव है, मतलब यूनिफॉर्म, अगर वो लार्ज एरिया है तो वहां पे फ्लक्स कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। प्लीज राइट डाउन द नोट्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ वेरी ह्यूज बॉडी, और वहां पर आपको फ्लक्स डिफाइन करना है फॉर 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 अ ह्यूज बॉडी। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मतलब डिफाइन फ्लक्स इन अ लार्ज स्केल, फ्लक्स इन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो तो क्या है, हर एक जगह पे अलग अलग होता है। नजदीक में ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो भी शेप है उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है। तो आपका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E.dA, क्या लिखा जाएगा, E.dA, मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्यू चार्ज है, बराबर, यहाँ पे आपका एक डिस्क है जो सॉरी आप एक है ना एक डिस्क ले लीजिए या रिंग ले लीजिए, ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, बराबर। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी वजह से कहीं पॉइंट पी पर आपको फ्लक्स फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड फ्लक्स ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस तरह से लगेगा पॉजिटिव से, हर एक जगह पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो आप पूरे का कितना क्या फाइंड करने जाओगे इंडिविजुअली, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, बहुत बड़ा सिस्टम है, होल रिंग है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक छोटे से टुकड़े का फाइंड कर लो, क्या करो, ये डीएल जितना कितना है उसका फाइंड कर लो। उसके बाद उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो d5 का इंटीग्रेशन करोगे आप, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA, मतलब ये पूरा dl इंटू उसकी थिकनेस, रिंग का जो होगा थिकनेस, वो मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका सरफेस इंटीग्रेशन करके आप फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला हुआ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA, इंटीग्रेशन E.dA। सरफेस में लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि डीए ऑलरेडी बाजू में लिखा है तो आपको पता चली जाएगा कि ये सरफेस इंटीग्रेशन है, एरिया का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों समझ में आ गया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। कंक्लूजन मतलब समाप्ति, और वो होगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मैं आपको हमारे नेक्स्ट, वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो बहुत छोटा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बहुत ही जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।